हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। ठीक, फिजिक्स और यूनिट जो आपकी प्रकाश चल रही थी उसके बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने आपसे बात की है प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या हैं, और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, और गोलीय दर्पण संबंधी जो परिभाषाएं हैं वो क्या होती हैं, और प्रकाश के लिए मतलब दर्पण के लिए दर्पण से वस्तु की दूरी u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v, दर्पण की फोकस दूरी f, मतलब u v f में संबंध। इन सब से रिलेटेड वीडियो हम आपसे बता चुके हैं और उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। जो आपका आज का वीडियो है, टॉपिक है द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? आपने कांच देखा है, वायु जो है हमारे चारों ओर जिसको महसूस करते हैं, आपने जल देखा है, तो माध्यम कहते हैं इनको, मीडियम। जैसे पेंसिल या किसी पात्र को हम पानी से भरे टब में डाल देते हैं, तो जैसे जैसे पानी हिलता है उस पात्र की आकृति हमको बदलती हुई प्रतीत होती है। यदि पानी में या किसी पात्र में, पानी रखे पात्र में यदि हम पेंसिल डाल दें तो टेढ़ी दिखती है, तो ये मीडियम का कारण होता है कि वो हमको टेढ़ी दिखती है। और मीडियम किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर, वो हम आपको बताएं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? मान लिया ये कोई कांच का टुकड़ा है, ठीक है, मान लिया ये कोई कांच का डिब्बा है, तो जो कांच होता है, वायु, ये सब जो है वो कांच जो होती है वायु से वो सघन मानी जाती है। सघन विरल माध्यम बता चुके हैं, और ये आपका है विरल माध्यम। ठीक, ये आपका विरल माध्यम और ये सघन है कांच, और माध्यम इसको हम कहते हैं सघन। ठीक, सघन माध्यम कहते हैं। तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हमारा कहने का मतलब है वहां पर कांच और वायु हो सकती है, वायु और जल हो सकता है, जल और कांच और जल हो सकता है, मतलब दो मीडियम है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उस किरण का अधिकांश भाग दूसरे माध्यम में चला जाता था, क्षणिक भाग जो होता है वो वापस चला जाता है। तो कहने का मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक तल से टकराता है, जब प्रकाश आता है और किसी तल से टकराता है, मान लिया ये प्रकाश आ रहा है इस तरीके से, एक किरण मान लेते हैं ये हमारा प्रकाश की किरण है। तो जब प्रकाश किसी माध्यम के तल से टकराता है तो उस प्रकाश का अधिकांश भाग दूसरे माध्यम में चला जाता है, तो उस प्रकाश का अधिकांश भाग दूसरे माध्यम में चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के किसी सतह से
टकराता है तो उस प्रकाश का अधिकांश भाग दूसरे माध्यम में चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आ रहा है, इधर चली किरण। अब मान लिया एक इधर है, ठीक है, ये आपकी कांच इसमें पहले है और ये आपकी कांच है। जो कांच होता है वो सघन होता है वायु की अपेक्षा, ये सघन है और नीचे जो आपका किरण माध्यम, तो ये किरण आ रही है। तो देखिए पहली स्थिति में क्या है, जब प्रकाश विरल से सघन में आए तो अपने मार्ग से परिवर्तित हो गए, प्रकाश इधर चला गया। और इसमें जो विरल सघन से विरल में गया तो दूर हट गया प्रकाश, ठीक। जब विरल से सघन में गया तो प्रकाश दूर हट गया। तो अगर जहां पर ये टकरा रहा है उस बिंदु पर एक हम लंब खींच दें तो उस लंब को हम अभिलंब कहते हैं, ठीक। उस लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब। अब इसकी जितनी भी परिभाषाएं तो समझ लीजिए। पहला, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण चलकर एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के किसी तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग दूसरे माध्यम में चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जो आने वाली किरण होती है वो आपकी कहलाती है आपतित किरण। जो आने वाली किरण होती है वो आपकी आपतित किरण कहलाती है। परावर्तन में जो दूसरी किरण होती थी उसको परावर्तित किरण कहते थे। चूंकि यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है इसलिए जो दूसरी किरण है उसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, अपवर्तक तल, ये जो तल है हमारा वो अपवर्तक तल कहलाता है। तो आपतित किरण अपवर्तक तल के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको हम R से लिखते हैं। फिर से समझ लीजिए। हेडिंग नंबर 1 या परिभाषा नंबर 1, सारी परिभाषाएं फिर से बता दें। वो हो चुकी है आपकी, अपवर्तन हो चुका है आपका, नंबर 1 पर है। आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं तथा दूसरी किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। ये परिभाषा नंबर 3। और जिस तल पर आपतित किरण टकराती है उस तल को हम अपवर्तक तल कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 4। अपवर्तक तल, देखिए जो 4 नंबर है, मान लीजिए 3 नंबर परिभाषा लिखी है और 2 नंबर लिखी है, 1 नंबर लिखी है। तो पहले जो दूसरी परिभाषा, मान लीजिए 5 नंबर परिभाषा हम बताने जा रहे हैं तो 5 नंबर की परिभाषा 4 नंबर से रिलेटेड होगी, इसलिए नंबरिंग करना है। अपवर्तक तल जैसा है तो अभिलंब अपवर्तक तल के जिस बिंदु से टकराता है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपकी 5। 6, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। 6 नंबर। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। सबसे बड़ी बात, जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगी, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी,
जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये बात याद रखिए। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब जिस प्रकार प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश के परावर्तन में दो नियम है, उसी प्रकार अपवर्तन में भी दो नियम है। पहला नियम सेम है, प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम जो है आपका है वो सेम है। आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अर्थात अभिलंब, आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। पहली कंडीशन क्या है? आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा क्या है? दूसरा अलग है, आपतन कोण की ज्या का मतलब है साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान हमेशा नियत रहेगा। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान हमेशा नियत रहता है, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम या फिर स्नेल का नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या मतलब आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात हमेशा नियत रहता है, इसको हम स्नेल के नियम कहते हैं। और जो हमारा नियतांक आता है तो इसको हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तन का अंक, उसको हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, तो ये अपवर्तन आपका रहा है। अपवर्तन के बाद इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हम आपको क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, ये अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कॉपी में, वीडियो को रोक करके। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तल ये आपका सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ये आपका सघन माध्यम, ये सघन है, ये विरल है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब वो सघन से, मान लिया ऊपर सघन है और नीचे आपका विरल है, तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक, तो अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, क्रांतिक कोण, यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, किरण को इधर बढ़ाते चले जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। ठीक, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम के तल को छूती हुई निकल जाएगी। इस स्थिति में सघन माध्यम में बनने वाले कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ध्यान समझ लीजिए, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। ये आपकी आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। अब ये जो आपकी किरण है इसके जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का मान क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा।
फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस आपतन कोण पर यदि किरण डाली जाएगी तो किरण माध्यम को छूती हुई निकल जाएगी। इस स्थिति में जो आपतन कोण होता है उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण की परिभाषा ध्यान से समझ लीजिए। जब प्रकाश, पूरा फिर से बता देते हैं क्रांतिक कोण, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि जब प्रकाश की किरण माध्यम के तल को छूती हुई निकल जाती है। इस स्थिति में सघन माध्यम में बनने वाले कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं और उसको IC से लिखते हैं। तो स्नेल का जो दूसरा नियम था साइन I बटे साइन R इज इक्वल टू 1/2। तो जब क्रांतिक कोण है तो I बराबर हो जाएगा IC और R बराबर 90 अंश, दूसरा 90 अंश। तो साइन IC बाई साइन 90 इज इक्वल टू 1/2। साइन 90 की वैल्यू 1 तो 1/2 इज इक्वल टू साइन IC। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा क्रांतिक कोण की चार, जब क्रांतिक कोण बन रहा हो। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? यदि आपतन कोण का मान, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देख लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यदि क्रांतिक कोण का मान बढ़ाया जाए, यदि क्रांतिक कोण का मान बढ़ाया जाए तो प्रकाश की किरण दूसरी माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौटे। यह है आपका सन, ऊपर आपका सघन है, यदि IC, यदि I ग्रेटर देन IC, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यदि क्रांतिक कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा किया जाए तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो अगर स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें। सुबह हम आपको 9 बजे मैथ का और शाम को फिजिक्स का वीडियो देते हैं। थैंक्स।